अगर नीड एंड वांट को सेटिस्फाई हम कर रहा होता है हमारा प्रोडक्ट, हम तभी उसको खरीदते हैं, इसलिए हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको बंडल ऑफ यूटिलिटीज बोलते हैं। बायर एक प्रोडक्ट तभी खरीदता है जब उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा हो उसके थ्रू, कोई फालतू में ऐसे ही घर पे रखने के लिए नहीं खरीदता कुछ भी। ठीक है, 3 टाइप के बेनिफिट्स डिराइव किए जा सकते हैं किसी भी परचेज ऑफ प्रोडक्ट से। फर्स्ट होता है फंक्शनल बेनिफिट्स, सेकेंड होता है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स और थर्ड होता है सोशल बेनिफिट्स। ये हम आगे एग्जाम्पल में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अगर मैं एक मोटरसाइकिल खरीद रही हूँ तो फर्स्ट मुझे उसकी फंक्शनल यूटिलिटी मिल रही है कि मैं ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुँच सकती हूँ। वो मेन पर्पस होता है, वो फंक्शनल यूटिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं ट्रैवलिंग कर सकती हूँ। सेकेंड, हम लोगों का ये भी बेनिफिट प्रोवाइड होता है कि हम लोगों की प्रेस्टीज इंक्रीज होती है, हमारा सोशल स्टेटस इंक्रीज होता है, हमारा सोशल बेनिफिट मिलता है, हम सबके सामने ये होता है कि हाँ इसके पास ये चीज़ है। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रुप मिलता है। ये सारी चीज़ें मिलने का मतलब होता है, अगर मुझे एस्टीम क्रिएट हो रही है, अगर मैं खुद अपने बारे में सोचूं कि वाओ आई एम एबल टू अफोर्ड एंड यूज दिस, तो उसको साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स कहा जाता है। और थर्ड जो सोशल बेनिफिट्स होता है, मतलब कि एक्सेप्टेंस हो रहा है मेरा एक ग्रुप में, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसको कहा जाता है सोशल बेनिफिट्स। कोई बात नहीं वरुण, अब नहीं होगी। ठीक है, सेकंड हमारा आता है टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको कट कर सकते हैं। फिर ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स भी नहीं है आपके में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी नहीं है, क्लासिफिकेशन ये पूरा नहीं है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट का, इसलिए इसको अच्छे से केयरफुली सुनिए। ब्रांडिंग का मतलब होता है, देखिए जैसे अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, अगर मैं एक पेन खरीदती हूँ, ठीक है, एक पेन एक हाथ पे ऐसा है कि उस पर कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है, बट मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी मॉम को बोला कि मम्मा आप ये वाला पेन ले आना। ठीक है, तो उन्होंने, वो मार्केट गई और उन्होंने कहा कि मुझे ये वाला पेन चाहिए, वो ले भी गई अपने साथ। ठीक है, जो कि फर्स्ट इनकन्वीनियंस है, उनको लेके जाना पड़ा वो चीज़ अपने साथ। ठीक है, वो ले भी गई, उन्होंने वहाँ पे एक शॉप पे दिखाया कि भैया मुझे ये वाला पेन चाहिए। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसका नाम क्या है मैम, तो उन्होंने बोला कि आप ये लीजिए देख लीजिए। ठीक है, वो नाम उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि वो पेन किसके थ्रू बिक रहा है, वो किसी भी ब्रांड के थ्रू नहीं बिक रहा है, उसका कोई भी नाम नहीं है, वो एज अ जेनरिक नेम बिक रहा है, मतलब वो पेन के फॉर्म में बिक रहा है, उसका कोई भी नाम नहीं है। अब अगर मैं एक पेन बोलूँ तो ज़रूरी नहीं मुझे बस वही मिले, मुझे बहुत सारी ऑप्शंस मिल सकती हैं। तो इट इज़ हार्ड टू रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई कोई भी ब्रांड अगर वो बस अपने जेनरिक नेम से दे रहा है। जेनरिक नेम आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि हम लोग जब एक प्रोडक्ट एंड सर्विस को उसके बस नाम से बेचते हैं, जैसे पेन को हम पेन के नाम से बेच रहे हैं, अगर कोई फ़ोन है उसको हम बस फ़ोन के नाम से बेच रहे हैं, अगर हम कोई भी चीज़ उसके नाम से, अगर हम टीवी बेच रहे हैं उसके नाम से बस बेच रहे हैं, टीवी के नाम से, कोई ब्रांड नहीं है उसका। सेकेंड बेनिफिट क्या है इसका हम लोगों को हो सकता है, आइडेंटिफाई फर्स्ट तो हम करेंगे, सेकंड ये हो सकता है हमारे मार्केटर्स को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांडिंग करने का बेनिफिट कि एक रिलायबिलिटी फैक्टर आ सकता है कस्टमर्स को हमारे ऊपर। रिलायबिलिटी क्यों आएगी, अगर एक प्रोडक्ट है, अगर जैसे हम लोग रेनॉल्ड्स का पेन ले रहे हैं, अगर हम रेनॉल्ड्स का पेन लेंगे तो उसमें हमें एक रिलायबल चीज़ दिखेगी कि हाँ ये बंद नहीं होगा बीच में। वेराज अगर कोई ऐसी लोकल ब्रांड है और हम उसका खरीद रहे हैं तो हमें लगेगा पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, ये एज अ पेन के लिए अगर हम देखें तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, वेराज अगर कोई और चीज़ है जैसे टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी ये सब चीज़ें हैं, उसके लिए ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, हमें उसके लिए एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, एक रिलायंस चाहिए होती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन और अ सिंबल। अगर हम नाम देते हैं या साइन देते हैं या सिंबल देते हैं एक प्रोडक्ट को, उसको ब्रांडिंग कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये आता है ब्रांड। ठीक है, ब्रांडिंग से क्या क्या टर्म्स रिलेटेड होते हैं, एक तो ब्रांड होता है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिज़ाइन, या फिर किसी का कॉम्बिनेशन देना। ठीक है, अब ये एक फ़ोन है, इसके साथ साथ ये इसका सिंबल है। ठीक है, ये इसका लोगो है, इसका ब्रांड मार्क है। ठीक है, ये यूज़ करना या फिर एप्पल बोलना, एप्पल का कोई प्रोडक्ट बोलना, एप्पल का आईफोन बोलना, या फिर ये सब चीज़ों को कहा जाता है ब्रांडिंग करना।
नेक्स्ट आता है ब्रांड नेम। अब मैं अगर इस फोन का बोलूँ एप्पल, जो कि मैं बोल पा रही हूँ, वो एक वर्बल कंपोनेंट है, उसको ब्रांड नेम कहा जाएगा। थर्ड आता है ब्रांड मार्क, वो अटरेबल नहीं है, ठीक है, इसको तुम अटर नहीं कर सकते हो कंप्लीटली, ठीक है, उसको कहा जाता है, जो नॉन वर्बल होता है पार्ट ऑफ द ब्रांड, उसको ब्रांड मार्क कहा जाता है, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई बट कर सकते हैं सिंबल या डिजाइन के थ्रू। फिर फोर्थ आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है ब्रांड या फिर पार्ट ऑफ ब्रांड जिसको हम एक लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसलिए लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि वो उसको एक एक्सक्लूसिव राइट मिल सके, कोई और फर्म उसका नहीं यूज कर सके, नाम या फिर ब्रांड का जो भी मार्क होता है या फिर ये सब। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिए, देखिए ये बहुत बेसिक है। डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इसे वर्सेटाइल होना चाहिए टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट्स, जैसे मैगी का ब्रांड है, ठीक है, मैगी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे मैगी नूडल्स, मैगी सॉस, मैगी पास्ता, और भी ऐसे मैगी मसाला, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं बस इस ब्रांड का नाम मैगी नूडल्स रख देती तो इसके अंदर सॉस नहीं आ सकती थी ना, तो इसलिए मुझे वर्सेटाइल रखना चाहिए ताकि मैं उस प्रोडक्ट लाइन के अंदर और चीज़ें ऐड कर सकूँ। फिर उसके बाद आना चाहिए कि उसका स्टेइंग पावर होना चाहिए, ठीक है, उसको आउट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने अपने ब्रांड का नाम रखा 2020 तो ये आउट ऑफ डेट हो जाएगा, ठीक है, तो स्टेइंग पावर होनी चाहिए। फिर शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, इजी टू स्पेल एंड रिमेंबर, ये सब होना चाहिए। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करना होना चाहिए और अप्रोप्रिएट टू अ प्रोडक्ट फंक्शन होना चाहिए। फिर आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन आप मार्क कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का कंटेनर या रैपर को डिजाइन और प्रोड्यूस करें उसको कहा जाता है पैकेजिंग। अब देखिए इसमें लेवल्स ऑफ पैकेजिंग आते हैं, 3 टाइप के लेवल्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ से समझा सकती हूँ। देखिए टूथपेस्ट जो होता है वो सबसे पहले एक ट्यूब में आता है, ठीक है, वो होता है प्राइमरी पैकेज उसका, ठीक है, मतलब जब तक हम उसको एकदम यूज नहीं करते वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग उसको जब खोलते हैं तो हम फेंक देते हैं और फिर यूज करते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम सॉक्स खरीद रहे हैं, जैसे अगर हम कोई टी शर्ट खरीद रहे हैं तो हम उसमें ले रहे हैं बट फिर हम उसको फाड़ के फेंक देंगे अपने यूज़ करने के टाइम। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जब टूथपेस्ट होता है या शेविंग क्रीम होती है या मेडिसिन का कोई ऑइंटमेंट होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जब तक लाइफ चल रही है उस प्रोडक्ट की वो साथ में रहेगा, ठीक है, हम टूथपेस्ट को यूज़ करके किसी और कंटेनर में डाल के फेंक नहीं देते, ठीक है। फिर आता है ऊपर देखिए, यहाँ पे टूथपेस्ट का जो डब्बा होता है उसको सेकेंडरी पैकेजिंग कहा जाता है। वो इसलिए होता है ताकि जो प्राइमरी पैकेजिंग है वो प्रोटेक्टेड रहे, मतलब कि ट्यूब जो होती है टूथपेस्ट की या ये सब चीज़ें वो एकदम से ऐसे कहीं लगे ना और हिट करे और वो सारा टूथपेस्ट बाहर निकल जाए, ठीक है, वो सेफ रहे हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, वो इसलिए एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होगी जब तक प्रोडक्ट रेडी टू यूज होगा। फिर लास्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ये जैसे आप कॉर्यूगेटेड बॉक्सेस देखते हैं, पेटियां देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं जिसके अंदर सेकेंडरी वाले सारे सामान होते हैं, ठीक है, वो उसको कहा जाता है। इसमें जैसे कुछ कुछ बॉक्सेस आते हैं जिसमें 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, ये सब चीज़ें होते हैं। ये इसलिए होता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरिंग अच्छी हो सके। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। इम्पोर्टेंट हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों करनी चाहिए पैकेजिंग, क्योंकि वो राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन करती है, सैनिटाइजेशन हो जाती है हमारी, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स की वजह से हम करते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, इसका मतलब होता है कि हम लोग बाकी कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग दिख रहे हैं। अगर हम लोग एक प्लास्टिक के बॉक्स में बेचेंगे अपने चिप्स, या फिर अगर लेज अपने ग्रीन कलर के पैकेट में चिप्स में बेचेगा तो हम लोग ऑब्वियसली आइडेंटिफाई ईजियर उन लोगों को कर पाएंगे जो लेज के पैकेट में बेचेगा, ठीक है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसके अंदर मतलब होता है कि देर आर मैनी इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हम अंडरटेक कर सकते हैं। जैसे आजकल ऐसा हो गया है कि मिल्क को भी हम स्टोर कर सकते हैं 4-5 डेज के लिए विदाउट रेफ्रिजरेशन। तो उसमें हम लोग ऐसी चीज़ें अगर इनोवेशन करेंगे तो फिर अपने इसके थ्रू, पैकेजिंग के थ्रू, तो हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। फंक्शन ये क्या प्रोवाइड करता है, हम लोग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट की, जैसे टूथपेस्ट वगैरह के थ्रू, ठीक है।
और क्योंकि उसकी ट्यूब तो हमारे लिए नेसेसरी होती है। और फिर प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाता है, उसका कलर, उसका जो भी उसके ऊपर हमने लिखा हुआ है वो सब अट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है लेबलिंग। लेबलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है। ये लेबल जो होता है ये हम हमारे पैकेजिंग के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, इसमें हम प्राइस वगैरह लिख देते हैं, इसमें हम लोग सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, मेथड ऑफ यूज़ क्या है, कंटेंट्स क्या है, सब कुछ लिख देते हैं। ऐसा भी होता है, देयर आर मेनी थिंग्स, जिसमें जैसे फूड आइटम्स होती हैं उसमें हम लोगों को ये लिखना पड़ता है कि हमारे एक तो कैसे हम लोगों को ये चीज़ बनानी है, जैसे मैगी के में लिखा होता है मेथड टू यूज़ ये है, प्लस उसमें हमें ग्रीन साइन या फिर रेड साइन भी देना पड़ता है ताकि पता चले कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमारा होता है, फंक्शंस क्या क्या लेबलिंग प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। हम उसको अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और उसके कंटेंट्स लिखेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ब्लू वाले चिप्स हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड होता है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि हम लोग प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में उनके फंक्शंस के बेसिस पर कर सके। जैसे अगर मैं ऑयल के बिजनेस में हूँ तो मैं ऑयल्स ऑफ डिफरेंट हेयर, जैसे ड्राई हेयर या नॉर्मल हेयर या ऑयली हेयर, इसके हिसाब से ग्रेडिंग अलग से करूँगी। मैं जैसे अगर चिप्स का भी है तो मैं जो टैंगी वाला फ्लेवर है वो मैं रेड वाले में डाल रही हूँ, जो स्पाइसी वाला है मैं ब्लू वाले में डाल रही हूँ, जो स्वीट अनियन टाइप का है वो मैं ग्रीन वाले में डाल रही हूँ, जो सॉल्टी है वो मैं येलो में डाल रही हूँ, ताकि लोग भी आइडेंटिफाई जल्दी कर सकें। उसके बाद आता है हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया पैकेजिंग में कि हम लोग उसमें स्लोगन लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 40% ऑफ या ये सब, जिससे एकदम आंख पड़े, या कोई कलर कर देते हैं, या फिर जैसे बेन 10 या फिर एवेंजर्स या फिर ये सब अगर कुछ कर देते हैं तो लोग ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं हमारा प्रोडक्ट खरीदने में। फिर आता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई कि हमें रेड एंड येलो साइन लिखना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों को ये चीज़ भी करनी पड़ती है, जैसे अगर सिगरेट्स का डब्बा होता है उसके अंदर सबसे पहले ऊपर ये लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बिकॉज ये गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, हमारे लॉ ने बोला हुआ है कि अगर आपको ये चीज़ बेचनी है तो आपको ये वार्निंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हम लेबल में ही ये सब कुछ लिखते हैं। हमारा फर्स्ट पी हो चुका है प्रोडक्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर आता है। उसके बाद हमारा बचा है प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये देखिए, अब हम ऊपर ही सबसे पहले पढ़ेंगे, यहाँ पर प्राइस पढ़ेंगे हम। देखिए प्राइस क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी जो कि कस्टमर्स को देना पड़ता है एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। वही आता है क्वेश्चन, अगर प्राइस का क्वेश्चन आता है कि कौन से फैक्टर्स है जो कि डिटर्मिन करते हैं प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोगों को मार्केटर्स हमको ऑब्जेक्टिव्स कुछ रखने पड़ते हैं, जिससे हमारे फैक्टर्स कुछ मद्देनज़र में रखने पड़ते हैं, जिससे हमारा डिटर्मिन हो प्राइस, और फिर उसके हिसाब से हमें प्राइस करना होता है फिक्स। ये देखिए, यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, प्राइस की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। और उसके बाद हम लोगों को ये चीज़ भी लिखी हुई है कि प्राइस एक इफेक्टिव वेपन होता है, कंपेटिटिव वेपन होता है, उसके हिसाब से कम्पीट करते हैं सारे फॉर्म्स। फिर हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस का मतलब होता है कि कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और हमारे कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको इसेंशियल प्रोडक्ट्स डिक्लेयर कर देती है, और उसका प्राइस हम एक लेवल से ऊपर नहीं रख सकते हैं। हमें उसमें देखना पड़ता है कि उस प्राइस से ऊपर अगर हमने प्राइस फिक्स किया तो हम लोग बिल्कुल वॉयलेट कर रहे हैं रूल्स, और हम लोग नहीं अपना लॉन्च कर सकते। तो हम लोगों को वो सब चीज़ें अपना मद्देनज़र रखते हुए देखनी चाहिए। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें मेडिसिन हो सकती हैं, इसमें डेली एसेंशियल की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, जैसे सॉल्ट हो सकता है, इसके अंदर वीट हो सकता है, इसमें राइस हो सकता है, पल्सेस हो सकती हैं। ये सब चीज़ें जो कि हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें ये लोग यही करते हैं, गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है इसेंशियल कमोडिटी और रेगुलेट करता है उसका प्राइस। तो हमें वो प्राइस सेट करने के टाइम एक फैक्टर लेना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी एंड डिमांड में क्या होता है, देखिए इसमें बहुत एक अच्छा लॉजिक है जो कि आपकी रियल लाइफ के लिए भी काम कर सकता है। अच्छा कॉन्सेप्ट ये है
प्रोडक्ट कॉस्ट, मैंने ये फ़ोन बनाया, ये फ़ोन बनाने में मुझे 15,000 लगे, इसके सारे पार्ट्स बनाने में, सब कुछ पूरा गैदर करने में, लेबर वगैरह, मटेरियल वगैरह, सब कुछ सारी कॉस्ट को मिला के प्रोडक्ट कॉस्ट बना के, फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट वगैरह है, सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया पर यूनिट के बेसिस पे, मुझे ये 15,000 का पड़ा, ठीक है। इसका मतलब होता है एज अ सप्लायर मैं एटलीस्ट 15,000 करूँगी, अपना रिकवर करूंगी 15,000, उससे नीचे अगर मैंने लिया तो मुझे लॉस होगा, ठीक है। तो बिजनेस करने का, कैरी आउट करने का फायदा क्या होगा? तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, इस फोन की जो कॉस्ट 15,000 है, वो लोअर लिमिट सेट करती है एक प्राइस की, कि मतलब इतना तो मुझे रिकवर करना ही करना है। वेर एज जो कस्टमर होता है, कस्टमर एक अपर यूनिट सेल हमारा डिसाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर रिया है, रिया डिसाइड करेगी कि मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकती, अगर उसने डिसाइड किया कि मैं 20,000 दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती, तो यूटिलिटी भी है उसको 15,000 की यूटिलिटी से ज़्यादा 20,000 की यूटिलिटी मिल रही है। जो मेरी कॉस्ट है, हम लोग देखो एज कस्टमर्स, एज कंज्यूमर्स, हम लोग एक प्रोडक्ट तभी खरीदते हैं जब हमें उसकी यूटिलिटी मोर देन प्राइस मिल रही हो। मतलब अगर रिया 20,000 देने को रेडी है तो उसको 20,000 से ज़्यादा का बेनिफिट मिल रहा है ये चीज़ लेते वक्त। कुछ कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जब हम लोगों को प्राइस और हमारी जो यूटिलिटी है वो सेम पड़ रहा हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ केसेस में रिया तब प्रोडक्ट ले जब 20,000 के इक्वल टू उसकी सेटिस्फैक्शन और वैल्यू हो, यूटिलिटी हो। वेराज रियल लाइफ में हम लोग इमरजेंसी सिचुएशंस में तभी भी ले लेते हैं जब हमें वैल्यू कम मिल रही हो और हम लोगों को वो चीज़ इसेंशली चाहिए, ठीक है। अगर जैसे मुझे कोई मेडिसिन चाहिए, वो वैसे तो 5 रुपीज़ की मिलती है हमेशा, बट अगर आज 10 रुपीज़ की मिल रही है तो मुझे अर्जेंट नीड है उसकी, मैं लूँगी वो चीज़, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो लोअर लिमिट डिसाइड करता है और जो बायर है वो अपर लिमिट डिसाइड करता है कि मैं इससे ऊपर नहीं दे सकता। ये दोनों का इंटरेस्ट को हमें देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपना प्राइस पे करना, अब हमारा प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, प्राइस फिक्सेशन करनी पड़ेगी। बट जैसे मैंने आपको समझाया कि जो नॉर्मल लॉ होता है वो तभी होता है, कस्टमर्स तभी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं जब प्राइस जो है वो कम होने लगता है और वैल्यू ज़्यादा लगती है। मतलब कि रिया के केस में 20,000 से ज़्यादा की वैल्यू उसको लग रही है, 20,000 से ज़्यादा की यूटिल्स उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, डिराइव हो रही है और उसको पैसे कम लग रहे हैं। तो हमें यूटिलिटी और डिमांड को भी मद्देनजर रखते हुए प्राइस डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद आता है प्रोडक्ट कॉस्ट, ये हमने अभी डिस्कस किया। प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ना 3 एलिमेंट्स आते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है जो कि कॉस्ट वेरी नहीं करता विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर मैंने एक रेंट पे लिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाऊँ या मैं 100 प्रोडक्ट बनाऊँ या मैं 1000 प्रोडक्ट बनाऊँ, मेरा रेंट सेम रहेगा, ठीक है। वो कॉस्ट वेरी नहीं करेगी, उसको फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। वो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ वेरी नहीं करती है। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ वेरी करती है, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सब चीज़ें। जितनी क्वांटिटी हम ज़्यादा बनाएंगे उतना हमें ये सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए होगा। वेराज सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती हैं जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं वेरी करती हैं, बट हाँ उसके साथ साथ वेरी करती हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कमीशन या फिर ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट कॉस्ट में ये तीनों चीज़ें होती है। तो टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी 3 चीज़ें बनी, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। ये सारी चीज़ें हमें रिकवर करनी पड़ेंगी एज सप्लायर्स। जैसे मैंने आपको बताया 15,000 मेरी टोटल कॉस्ट बन रही है प्रोडक्ट कॉस्ट, उसमें ये तीनों चीज़ें आती है, हमें वो तो एटलीस्ट रिकवर करना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि हम लोग ऐसा प्राइस, अपने ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बनाएं, प्राइसिंग करते के टाइम हम लोग ये फैक्टर्स को कंसिडर करें कि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये हो कि हमको अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट्स लॉन्ग रन के लिए और शॉर्ट रन के लिए डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था, सेलिंग में शॉर्ट टर्म पे वो लोग फोकस करते हैं, वेराज मार्केटिंग में लॉन्ग रन पे भी फोकस करते हैं। अगर हमको शॉर्ट रन में करना है तो हम लोग ज़्यादा पैसे चार्ज करें, हम अपना प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बनाएं ताकि जल्दी जल्दी हमें पैसे मिल जाएं, ठीक है। बट
अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट चाहिए तो हम लोगों को प्राइस थोड़ा सा स्टेबलाइज करना पड़ेगा, हमें लोअर पर यूनिट कॉस्ट बनाना पड़ेगा ताकि लोग हमसे ही वो चीज़ें खरीदें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बावजूद हमें और चीज़ों को भी लेना पड़ता है ध्यान, फैक्टर्स वो इसी पॉइंट में आएंगे। जैसे तुम लोगों ने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी होगी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, फर्स्ट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बट उसके साथ साथ और चीज़ें भी होती है जैसे कि मार्केट स्टैंडिंग, ये सब चीज़ें। तो अगर हमारा और ऑब्जेक्टिव्स ये भी हो सकते हैं ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप, हम अगर हमें मार्केट शेयर की लीडरशिप चाहिए, अगर हमें लार्जर शेयर अपने पास मार्केट का रखना है तो हम लोगों को अपना प्राइस कम कर रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ हम लोगों को ताकि हम अट्रैक्ट कर सकें सबको, उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी करना पड़ेगा कि हम क्वालिटी अच्छी दें उन लोगों को। क्वालिटी अगर अच्छी देंगे तो ऑब्वियसली हम लोगों के पास लोग आएंगे। उसके बाद सर्वाइविंग इन अ कम्पेटिटिव मार्केट, इसका मतलब होता है कि हम लोगों को ऐसा कुछ देना चाहिए जो कि बाकी सब नहीं उतना दे पा रहे हैं, वो एक एफिशिएंट सब्सटीट्यूट होता है बाकी सबका, तो लोग ये सोचें कि हाँ भाई हम लोग ये चीज़ ही ले लें बाकी सबका ना लें। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्राइस भी खत्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज प्लेस। पहले हम लोग ऊपर से पढ़ेंगे, ये देखिए प्लेस के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे। प्लेस में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम लोगों का कैसे कितना चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमें कितने इंटरमीडियरीज को इन्वॉल्व करना चाहिए, जितने देखो हम इंटरमीडियरीज को इन्वॉल्व करेंगे वो बीच बीच में अपना प्रॉफिट भी बनाएंगे। ठीक है, उतना महंगा प्रोडक्ट हमारा होगा, वो डिसीजन लेना, कहाँ पे हमारी इन्वेंट्री को रखना, मतलब कहाँ पे वेयर हाउसिंग करना, कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सारी चीज़ें आती हैं प्लेस के अंदर। इन्वेंट्री कंट्रोल, कितना इन्वेंट्री हमें बनाना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें, कितना हमें भेजना है इधर उधर, वो सारा चीज़ें इसके अंदर आती हैं। देखिए इसमें भी बहुत कुछ कट हो चुका है, इसमें मेनली कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट मिक्स है बिकॉज इसमें हम लोग ऑब्वियसली जैसे मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई कि हम लोग अपना प्रोडक्शन सर्विसेज को बना तो देते हैं बट इट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर। जैसे आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी, असम का प्रोडक्शन होता है, असम में होता है प्रोडक्शन टी का, ठीक है, बट हम लोगों को पंजाब में भी उसकी रिक्वायरमेंट है, हम लोगों को दिल्ली में भी रिक्वायरमेंट है, हमें मुंबई में भी रिक्वायरमेंट है, हमें हर जगह पे रिक्वायरमेंट है उसकी। तो जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी टेक प्लेस कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि बस उसकी रिक्वायरमेंट उधर ही हो, वो कहीं और भी हो सकती है। ये सब फैसिलिटेट करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट्स पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो राइट प्लेस पे राइट टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए सब कुछ चीज़ें। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ कवर हो जाती हैं जिसमें हम लोग ये देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मटीरियल का हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। इसमें हम लोगों को चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने थे बट अब वो कट हो चुके हैं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कट हो चुके हैं, मतलब ये पूरा ऑलमोस्ट कट हो चुका है, आपको बस यही समझना था। ठीक है, हमारा लास्ट पी आता है प्रमोशन। इसके अंदर भी बहुत कुछ कट हो चुका है बट ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो प्रमोशन में मैं आप लोगों को शुरू से यही चीज़ बता रही हूँ, प्रमोशन के दो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसको कहा जाता है प्रमोशन हैज़ ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट हम लोगों को अवेयर करना पड़ता है, हमें करवाना पड़ता है कि हम लोग ये दे रहे हैं, हम लोगों को उनको ये बताना होता है कि इन्फॉर्म करना होता है कि हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है उनको परसुएड करना कि हमसे ये चीज़ लो। ठीक है, तो हम लोगों को मार्केटिंग अच्छे से इसलिए भी करनी चाहिए बिकॉज हम लोगों को उसमें प्रमोशन अच्छा करना है, हम लोगों को उसमें हम लोग उसमें ऑफर्स देंगे, हम उसमें डिस्काउंट्स देंगे, उसके साथ कुछ देंगे, तभी हम परसुएड कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स को वो चीज़ खरीदने के लिए। इसमें सारी चीज़ें सैम्पल्स या फिर रिबेट, कैश डिस्काउंट्स या फिर फ्री ट्रिप टू दुबई, सिंगापुर, ये सब कुछ आ जाता है इसमें। ना देखो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रमोशन मिक्स का डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। इससे कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स हमारे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फॉर्म करने का और परसुएड करने का। ठीक है, अब देखो इसके चार होते हैं, मतलब प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग, सेकंड आता है पर्सनल सेलिंग, थर्ड आता है सेल्स प्रमोशन और फोर्थ आता है पब्लिसिटी। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे में, इससे एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स कहा जाता है।
देखिए एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग एक टेक्निक होती है, एक ओरल टेक्निक होती है, एक इंटरपर्सनल टेक्निक होती है जिससे हम अवेयर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, कस्टमर्स को भी पोटेंशियल कस्टमर्स को भी, ठीक है। ये न्यूज़पेपर्स या फिर टेलीविज़न, रेडियो, ये सब के मैगजीन, ये सब के थ्रू हम कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आप एक बार ही मार्क कर लीजिए। इट इज़ एन इम्पर्सन फॉर्म of communication which is paid for the by the marketers, obviously sponsors या marketers ही pay करेंगे अपना promotion कराने के लिए to promote some goods and services। इसके अंदर जो भी features हैं, importance है, merits हैं, objections to advertising है, ये सब कुछ कट हो चुका है। एडवर्टाइजिंग का इतना ही हमें जानना था। फिर आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग होता है ओरल प्रेजेंटेशन। इसमें अब मैं आपको मेन डिफरेंस बताती हूँ। अगर हम डोर टू डोर एकदम बोल बोल के सब कुछ समझा समझा के अलग अलग सब कुछ कर रहे हैं, अपना सेलिंग के लिए एक्टिविटीज़ ले रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, उसको कहा जाता है पर्सनल सेलिंग। वेराज एडवर्टाइजिंग में हम लोग पूरे मास रीच को एक ही मैसेज दे रहे हैं, चाहे उनको वो लैंग्वेज समझ आए ना आए, चाहे उनको वो वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक लगे ना लगे, जो भी, वो हम नहीं देखते। हम लोग वो इसलिए करते हैं ताकि पर यूनिट कॉस्ट हमें कम लगे और हमारा काम जल्दी हो। वेराज पर्सनल सेलिंग में हम लोग ओरल प्रेजेंटेशन देते हैं, कॉन्वर्जेशन, एक हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को भी और एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी, ताकि हमारी सेल्स जो है वो हो। इसमें हम लोग एक एक घर में जाके देखते हैं, डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग के थ्रू हम लोग करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। फीचर्स और मेरिट्स इसके भी कट हो चुके हैं, रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग भी कट है पूरा, ठीक है। लास्ट सेकंड लास्ट हमारा आता है सेल्स प्रमोशन। ये भी एक अच्छी डेफिनेशन मिलती है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स हो सकते हैं। इसमें अंडरलाइन आपको क्या करना है, इमीडिएट परचेज जो फैसिलिटेट करवाता है। मतलब मैंने बोला आज के लिए 50% ऑफ है, तो लोग इमीडिएटली लेने जाएंगे वो चीज़। तो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स जो कि डिज़ाइन इसलिए किए गए हैं ताकि हमारे बायर्स इमीडिएटली वो चीज़ खरीद सकें, उसको कहा जाता है सेल्स प्रमोशन। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे रिबेट, कैश डिस्काउंट, हम लोग प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ए प्रोडक्ट के साथ कोई बी प्रोडक्ट फ्री दे दिया, मैंने ये फ़ोन लिया उसके साथ मुझे ये माउस फ्री मिल गया, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। वेराज मैं क्वांटिटी गिफ्ट को ये कहूँगी, मैंने ये फ़ोन लिया उसके साथ साथ मुझे ये फ़ोन फिर से मिल गया। ए प्लस ए होता है क्वांटिटी गिफ्ट, ए प्लस बी होता है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट वैसे सेल्स प्रमोशन समझने के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे अगर मैंने फ्री ट्रिप टू सिंगापुर कर दिया, मैंने ये करा कि आप में से कोई लकी ड्रॉ में 5 कस्टमर्स को फ्री ट्रिप मिलेगी, वो भी इसमें आता है। अगर मैंने सैम्पल दिया किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस का, जैसे कि सर्विसेज का भी बहुत सारे सैम्पल्स होते हैं, जैसे कि एक दिन फ्री ट्रायल जिम के लिए, या फिर ये भी होता है कि अगर न्यूज़पेपर के साथ हमें कोई सैशे मिला ग्रीन टी का, या फिर अगर हमें शैम्पू का कोई सैशे मिला, वो सब भी इसके अंदर आता है। फिर पब्लिसिटी कट है हमारे सिलेबस से। लास्ट हमारा टॉपिक आता है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन इसलिए हम की करते हैं ताकि हम लोग अवेयर करें हम अपने कंपनी एंड अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। ये मेनली तब यूज़ किया जाता है जब नेगेटिव हमारा हो रहा हो, हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जब नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही हो, हम इसको तब यूज़ करेंगे। और हम लोग एकदम ऐसा करेंगे, एकदम सेवियर बनकर आएंगे, एकदम हीरो बनकर आएंगे कि हाँ हम लोग तो अच्छे लोग हैं, हम लोग तो डोनेशन भी करते हैं, हम लोग तो ये भी करते हैं वो भी करते हैं, हमारा प्रोडक्ट ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ताकि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें और गुडविल क्रिएट कर सकें। नेगेटिव पब्लिसिटी आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन जो है वो कट है, ये पूरा कट है। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग आप एक बार ही पढ़ लीजिए। इसमें मेनली हमने डिस्कस कर लिया, ये एक इम्पर्सनल फॉर्म होता है, ये एक पर्सनल फॉर्म होता है। इसमें हम लोग डोर टू डोर जाके करते हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है, एडजस्ट कर सकते हैं हम हमारे कस्टमर के नीड्स के हिसाब से, इनफ्लेक्सिबल होता है। इसमें मास रीच होती है, इसमें लिमिटेड रीच होती है, इसमें लो कॉस्ट होती है पर यूनिट, इसमें हाई कॉस्ट पर यूनिट होती है। बिकॉज हमें घर टू घर जाना पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट ऑब्वियसली, हमें ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, हम लोगों को टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये सारे बेसिक हमारे हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है मार्केटिंग। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप 5-7 मिनट्स का ब्रेक लीजिए और फिर वापस ज्वाइन करिए।
जो लिंक है वो सेम ही होगा।